क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार पर बैन लगाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। 10 साल में पहली बार उन्होंने वो कर दिया जो अब तक भीतर था वो सरेआम हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो चुनाव आयोग से होना चाहिए, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग इतना नाकारा हो चुका है? तो इन सारे सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, कई सारे उदाहरण भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही बात ये भी करेंगे कि कैसे 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री की जबान ठंडी पड़ गई है। कल तक जिन मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता रहे थे, जिनका नाम लेकर देश को डरा रहे थे, आज उन्हीं मुसलमानों के हितैषी बनने लगे हैं, उन्हें हज कराने की बात करने लगे हैं, कल की चोट पर मरहम लगाने लगे हैं। क्या क्या बोला गया है बेहद कम शब्दों में आपको बताएंगे। देश भर में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के उस भाषण की जिसमें उन्होंने एक ही लाइन में कई सारे झूठ बोल दिए, कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का जबरदस्त उल्लंघन किया है। इन सब पर किन किन लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और कल जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, आज वो बातें गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई हैं, बल्कि एक कदम और आगे निकल गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि यदि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से काम करे तो भाजपा के ज्यादातर बड़े नेताओं पर बैन लग जाएगा। वहीं आज एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, अलीगढ़ में बोलते हुए इन लोगों ने भी और कई विवादित बयान दिए हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, शिवसेना ने उस पर तगड़ा वाला जवाब दिया है, ललकार दिया है और कथित तौर पर छोटी छोटी चीजों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने की शिकायतें सामने आ रही है। तमाम लोगों के कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप सब दर्शक ही इस चैनल को संभाले हुए हैं। हमने पहले भी बताया कि यूट्यूब ने हमें पैसा देना बंद कर दिया है। उसका मानना है कि हम खतरनाक चीजें दिखाते हैं। खतरनाक किसके लिए है ये हमको भी नहीं पता। आप सभी से एक और अनुरोध है, यूट्यूब से अनुरोध करते हुए हमने ट्विटर पर यह वीडियो डाला है। आप दर्शक, आप में से जो भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हो वहां पर जाके इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में रिपोस्ट करिए ताकि यूट्यूब तक हमारी बात पहुंचे। भाषण में झूठ बोलने और नफरत फैलाने की पराकाष्ठा को छू लिया है। यह सरासर झूठ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया, बल्कि इसके उलट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारा सामूहिक प्रयास एकदम स्पष्ट है कि खेती, सिंचाई और जल स्रोतों, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इस तरह की तमाम चीजों के माध्यम से हम देश के SC ST तथा ओबीसी क्लास के लोगों को, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाएं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं तैयार करनी होंगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभों में समान रूप से हिस्सेदारी पाने में सशक्त हों। संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। यानी अपने इस भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने SC ST, ओबीसी, गरीब वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चे, महिलाएं, इन सभी को शामिल किया था। मगर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक ही झूठ परोसते आ रहे हैं। और जैसा कि पिछले दिनों मैंने पहले चरण के चुनाव के बाद ही कहा था कि जैसा रुझान आया है चुनाव का, जनता का, हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही लेवल पर चुनावी खेल सामने आ जाए। तो अब वो लेवल आपके सामने आ चुका है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि देश की जनता को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इशारों में यह भी कहा था कि किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है। और जिस दिन ये बात सामने आई, दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री ने अपने भीतर की उन सारी बातों को जगजाहिर कर दिया। जो आखिरी हथियार है, प्रधानमंत्री मोदी का दशकों पुराना हथियार है, उसे उन्होंने चला दिया है। जब भी वो राजनीतिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि चुनाव निकल जाएगा, हार जाएंगे, तो सांप्रदायिक राजनीति की तरफ बढ़ जाते हैं। पिछले साल का चुनाव याद करिए, कर्नाटक में किस तरीके से उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया और जय बजरंगबली का नारा लगाने लगे, बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने लगे। ठीक उसी तरह से पहले चरण के चुनाव के बाद जब ये पता चला है, खबरें मिली है कि भाजपा का वोटर घर से कम निकला, लोगों के बीच चुनाव को लेकर उतना उत्साह नहीं है और सीधे सीधे बीजेपी को बड़ा नुकसान दिखने लगा, तो बौखलाहट सामने आ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेकर और उनकी सरकार पर झूठे आरोप सीधे सीधे प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। दूसरे, अभी जो नया मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसका हवाला देते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं के घर में रखे सोने का हिसाब करेंगे, उसको ले लेंगे और फिर मुसलमानों में बांट देंगे। यह सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया है। इस तरह से किसी का सोना लूट कर बांटने की बात तो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया, जबकि
कि लोग उनके इस दावे के बाद खुद उन्हीं से पूछ रहे हैं कि साहब पहले ये बता दीजिए आप अपने माता पिता के कौन से नंबर वाले बच्चे हैं और टोटल कितने बच्चे थे आपके माँ बाप के। ये भी एक बड़ा झूठ है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करना और कम बच्चे पैदा करना शिक्षा के स्तर को दिखाता है, पिछड़ेपन को दिखाता है। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत शिक्षित लोग भी ढेर सारे बच्चे पैदा किया करते थे। एक समय था जब परिवारों में लाठियां गिनी जाती थीं कि हमारे घर में 10 लाठी है यानी 10 लड़के हैं, यानी जनसंख्या ज़्यादा है, तो पड़ोसी से लड़ने के लिए घर में लाठियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे। अशिक्षा इसका मूल कारण था। मगर जब समाज में बदलाव आया है तो सभी वर्ग बच्चे पैदा करने में कमी ला रहे हैं और जो लोग अधिक बच्चा पैदा करने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं वो स्वयं अपने परिवार में देख लें, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछ लें कि उनके कितने बच्चे थे या हैं और उनके पूर्वजों के कितने बच्चे हुआ करते थे। और इन सब से भी मन न भरे तो किसी भी धर्म में जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब है, जो पिछड़ा तबका है, जहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ जाकर देख लीजिए बच्चों की संख्या कितनी है। आज भी ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री को पता नहीं है, उन्हें सब पता है और उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने तथा उनकी पार्टी के IT सेल ने पिछले 10 सालों में देश की जनता के दिमाग में यही सब ठूस दिया है कि ज़्यादा बच्चे मुसलमान ही पैदा करते हैं। और अब तक जो बात गोदी मीडिया के लपटझंडिस और IT सेल के गुर्गे बोला करते थे, नफरतबाज टोलियाँ बोला करती थीं, अब वो जबान, अब वो शब्द खुद प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं। उनके इन बयानों पर किसने क्या कहा है थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मगर उससे पहले ये सुन लीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोल दिया है और आज कितने कथित उल्लंघन उन्होंने आचार संहिता के किए हैं। भाषण की शुरुआत ही उन्होंने राधे राधे के अभिवादन से किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए उनकी किस्मत पर ताला लगाने के लिए कहा। यहीं पर उन्होंने संविधान को चुनौती देते हुए मोदी के नाम पर वोट मांगा कि कैंडिडेट कोई भी हो, आप कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधे मोदी को मिलेगा। यानी उन्होंने जो संविधान की परंपरा है, जनता सांसद चुनेगी और सांसद मिलकर अपना नेता चुनेंगे, उस नेता को प्रधानमंत्री कहा जाएगा, इस परंपरा को लात मारते हुए एक बार फिर से सीधे सीधे अपने लिए वोट मांगा है। और पहले फेज की वोटिंग से जो चोट भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी रूप से लगी है, कहीं ना कहीं उसका दर्द आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही दिखा दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस समय शादी ब्याह का मौसम है, फसलों की कटाई का मौसम है, गर्मी भी बढ़ गई है, मगर देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। वोट जरूर करिए, जलपान से पहले मतदान करिए। बड़ी से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील करना अच्छी बात है, मगर इस बयान को पहले चरण की वोटिंग में उत्साह की कमी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर पहले बम गोले फूटते थे, देश के बड़े बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट होते थे। फर्स्ट टाइम वोटर को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस समय छोटे रहे होंगे, उम्र कम रही होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टीवी हर जगह अनाउंस किया जाता था, बताया जाता था कि कोई भी अनजान वस्तु न छुएं, उसमें बम हो सकता है। अब ये सारी चीजें नहीं होती। 370 का भी जिक्र किया, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आने का जिक्र भी किया, मगर ये नहीं बता पाए कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उतना सारा RDX कहां से आया। हमारे देश के 40 जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? क्यों अब तक मोदी सत्ता ने इस घटना की जांच नहीं करवाई? क्यों उन्होंने सत्यपाल मलिक द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं दिया? क्यों मोदी सरकार ने हमारे देश के जवानों के लिए 5 हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराए, जबकि अपने लिए तो 8,500 करोड़ का जहाज खरीद कर रखे हैं, जब मन कर बैठ के उड़ जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस तरीके से कथित तौर पर चीन ने भारत की 4100 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। बॉर्डर पर जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जाने की बात करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि पहले बहन बेटियां यूपी में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे कि अब यूपी में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, जो कि 100% झूठ है। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में आपने देखा BHU IIT की छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के गुर्गों ने ही कथित तौर पर दुष्कर्म किया, फोटो वीडियो बनाई और ये सब करने के बाद भाजपा के गुर्गे मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। आधी रात को छात्रा अपने साथी के साथ घूम रही थी, फिर भी सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री अकेले घूमने की बात कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि भाजपा के उन गुर्गों के घर पर अब तक बुलडोजर नहीं पहुंचा, यानी ये भी एक बड़ा झूठ है। आगे की जो बात प्रधानमंत्री ने कही उनको और ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण करती है मुसलमानों का, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज जब मैं पसमानदा मुसलमानों की चर्चा करता हूं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ऊपर के लोगों ने खूब मलाई खाई है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, प्रधानमंत्री की सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ बांटने की होती है। यहां भी कहीं ना कहीं उन्होंने बांटने का खेल किया है। ऊपर के लोगों ने मलाई उड़ाई। पसमानदा मुसलमान वो हैं जिन्हें पिछड़ा बताया जाता है, यानी मुसलमानों में भी अगड़ा पिछड़ा के आधार पर बांटने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया। 3 तलाक को याद दिलाया और आगे मुसलमान
मुसलमानों को मरहम लगाते हुए याद दिलाने लगे, कहने लगे कि पहले हज का कोटा कम होता था, मारामारी होती थी, रसूखदार लोग ही हज करने जा पाते थे। मैंने सऊदी अरब के प्रिंस से कहा कि मेरे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ा दीजिए। आज हज का कोटा बढ़ गया है। पहले मुसलमान महिलाएं बिना किसी सहयोगी के हज नहीं जा पाती थी, हमने इसकी इजाज़त दी। यानी 24 घंटा पहले जो प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, अधिक बच्चा पैदा करने वाले बता रहे थे, देश को डराने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो आपका धन लूटकर मुसलमानों में बांट देगी, 24 घंटे बाद वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को हज यात्रा याद दिलाने लगे। और आज उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी तथा इंडिया गठबंधन सरकार में आएंगे तो मुसलमानों को देंगे। आज सिर्फ इतना कहा कि वो लूट कर बांटेंगे, किसको बांटेंगे ये नहीं बोला, जबकि ये भी अपने आप में झूठ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे, ये शब्द भी विवादास्पद है। जब इस देश में राजशाही नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो फिर शहजादा कहां से हो जाएगा। मगर प्रधानमंत्री इस शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं, खुलेआम करते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यदि राहुल गांधी को शहजादा कहेंगे तो फिर अमित शाह के बेटवा को क्या कहेंगे, राजनाथ सिंह के बेटवा को क्या कहेंगे। क्या उन्हें कभी प्रधानमंत्री ने शहजादा शब्द का प्रयोग किया उनके लिए। तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की नजर आपकी संपत्ति पर है, वो लोग आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे और आपकी संपत्ति को कब्जे में लेकर सबको बांट देंगे। ऐसा कांग्रेस कर रही है, जबकि ये बात सरासर झूठ है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं बहनों के पास जो सोना होता है उसे स्त्री धन कहा जाता है। इन लोगों की नजर यानी कांग्रेस की नजर कानून बदलकर महिलाओं की संपत्ति छीनने पर है, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री की कोल कल्पित खोपड़ी की उपज हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी तथा इंडिया गठबंधन ने कहा है कि वो आर्थिक सर्वे कराएगी, यानी देश में किस जाति के पास कैसी शिक्षा है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब का आंकड़ा निकालेंगे ताकि पता चले कि किस वर्ग के लोग कितने गरीब हैं, किनके लिए ज्यादा काम करना है, किनके लिए कैसे नियम कानून बनाने हैं। मगर प्रधानमंत्री ने उसका सीधा सीधा गलत मतलब निकालकर देश की जनता को बरगलाने का प्रयास किया है और झूठ बोलकर डरा रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। अब महिलाओं के गहनों की बात यदि आई गई है तो एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। आजादी के बाद जब पहली बार चीन से बड़ा युद्ध हुआ तो किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 5 नवंबर 1962 को अपने सारे गहने युद्ध में मदद के लिए दान कर दिए थे। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि जो आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं उन्हें याद दिलाना जरूरी है। आप भी इन तस्वीरों में ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा गांधी नेहरू परिवार ने अपनी ज्यादातर संपत्तियों को देश के नाम कर दिया है। इसका लंबा इतिहास रहा है, चाहे जगह जगह पर उनके अपने बड़े बड़े घर रहे हों या फिर कोई और संपत्ति। ये बात आज इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को बरगला रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार ने समय समय पर देश के लिए कितना कुछ दान किया है या फिर सब कुछ दान कर दिया है। याद करिए, जब राहुल गांधी का घर छीन लिया गया सांसदी जाने के बाद तो उनके पास अपना घर नहीं था। यानी आज की तारीख में बताने के लिए उनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, मगर फिर भी उन लोगों की जबान से ये बातें नहीं निकलती हैं। वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते। जबकि ऐसा व्यक्ति जिसने महामारी के वक्त में पूरे देश से चंदा वसूल कर उस पर कुंडली मारकर बैठ गया हो, वो दूसरों पर मंगलसूत्र लूटने का आरोप लगा रहा है। याद करिए, जिस वक्त पूरे देश में आपदा थी, दुनिया भर में आपदा थी, प्रधानमंत्री ने अपने नाम से प्राइवेट फंड बनाया, पूरे देश और दुनिया से चंदा जुटाया, आज तक नहीं बताया कि पैसे का क्या हुआ, कितना पैसा कहां से आया और कहां पर खर्च किया गया। इसे लूट नहीं तो और क्या कहेंगे। क्या ये दिन दहाड़े खुलेआम डकैती नहीं है? यदि आप ईमानदार हैं तो सब कुछ सामने रख देते जनता के। और आज प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, ये भी कहा कि इस देश में जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो एफडी वगैरह किया है, जो बैंक में पैसा है, इन सब की भी जांच विपक्ष कराएगा। इसकी किसकी कितनी सैलरी है, वाहन कितने हैं, एक है कि दो हैं, कितनी जमीन है, ये सारा सर्वे कांग्रेस कराएगी। यानी देश के लोगों को डराने का प्रयास। समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री देश की जनता को किस स्तर का बेवकूफ समझते हैं। अभी हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वे करवाया, तो क्या बिहार की जनता का सारा धन लूटकर मुसलमानों में बांट दिया गया नीतीश कुमार की सरकार द्वारा? और फिर यदि नीतीश कुमार ने इतना गंदा काम किया तो फिर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े क्यों हैं? बिहार की कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र लूट लिया गया, कितने महिलाओं का सोना नीतीश कुमार की सरकार ने छीन लिया? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे? कितने सारे झूठ बोलने का सोर्स क्या है उनका? और सुनिए, वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो आपकी संपत्ति छीन कर बांटेगी। अगर आपका गांव में पैतृक घर होगा, शहर में आपने कोई छोटा मोटा फ्लैट ले लिया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कांग्रेस पार्टी आपके 2 घरों में से एक घर आपसे छीन लेगी और दूसरों को दे देगी जिनके पास नहीं है। अब बताइए, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ऐसा काम कर सकती है? और ऐसा करने का दावा अपने मैनिफेस्टो में कोई कर सकता है क्या? साल 2014 में प्रधानमंत्री ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, काम ठीक उल्टा किया। यानी जो करना था वो नहीं बताया मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले, क्योंकि वो बता देते तो वोटवा नहीं मिलता। यदि देश की जनता से कह देते कि 70 वाला पेट्रोल हम 100 के पार कर देंगे, रुपया और नीचे गिरा देंगे, भ्रष्टाचार और बढ़ा देंगे, भुखमरी और बढ़ा देंगे,
महिलाओं की इज्जत लुटने देंगे, हम चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठेंगे, बल्कि जिस पर आरोप लगेगा उसको बचाएंगे, तो क्या कोई वोट देता? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो क्या मतदाताओं को डराने के लिए कोई पार्टी वादा कर सकती है? मगर फिर भी प्रधानमंत्री किसी भी स्तर पर जाकर झूठ बोल सकते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये माओवादी सोच है, इसने कई देशों को बर्बाद किया है या भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि मंगलसूत्र सलामत नहीं रहेगा। सोचिए कितने बड़े बड़े झूठ प्रधानमंत्री मोदी सरेआम बोल रहे हैं और कोई देखने सुनने वाला, कार्रवाई करने वाला नहीं है। इसके अलावा लगातार वो मंदिर और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये आप सबके सामने है। और ये घटना तो रोजाना इतने हजार या लाख बार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है कि अब इस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। ये लगता ही नहीं कि ये सब कुछ गलत है, यानी गलत इतने बड़े स्तर पर होने लगा है कि वो सही दिखने लगा है, जबकि ये सब कुछ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। धर्म और मंदिर का जिक्र यूपी के मुख्यमंत्री ने भी किया, मगर प्रधानमंत्री ने तो सारी हदें पार कर दी। यानी प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया, हालांकि टारगेट मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बहुसंख्यक है, जिनको डराना है और डराकर उनका वोट लेना है। उनको रोजगार के मुद्दे से, महंगाई के मुद्दे से, देश की सुरक्षा के मुद्दे से, बच्चों के भविष्य के मुद्दे से भटकाना है। तो जो प्रयास प्रधानमंत्री कल कर रहे थे, कल उन्होंने जिन्हें टारगेट किया, आज उन पर सौम्य होते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तमाम सारे झूठ बोले। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 10 साल से प्रधानमंत्री हो, जिसने 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई हो, उसके अपने मैनिफेस्टो पर जवाब देने के लिए क्या कुछ भी नहीं बचा है? क्या 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है दिखाने के लिए? और नए वाले मैनिफेस्टो में भी क्या उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको प्रमुखता से दिखा सकें? और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं मिल पा रहा है जिसकी आलोचना कर सकें, तो बार बार झूठ बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री के पीछे पीछे गृहमंत्री भी चल रहे हैं, बल्कि गृहमंत्री तो एक कदम और आगे बढ़ गए। आरोप लगा दिया कि देश के मठ और मंदिरों पर कांग्रेस की नजर है, यानी मठ और मंदिरों में जो धन है उस पर कांग्रेस की नजर है। उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह पूछ रहे थे कि ये सर्वे क्यों करवाना है, इसका सर्वे, आर्थिक सर्वे क्यों करवाना है? तो जरा सोचिए, जब आप ये सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं तो कितना अच्छा होता कि आप राहुल गांधी को या फिर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को एक मंच पर बुला लेते, गोदी मीडिया का कोई भी चैनल चुन लेते और वहां पर आमने सामने बैठकर विपक्ष के नेताओं से पूछते कि जातीय सर्वे क्यों करवाना है, जातीय जनगणना क्यों करवानी है। आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाता। लेकिन जवाब आपको मालूम है, आपको जवाब चाहिए नहीं, आपको सिर्फ जनता को बरगलाना है। इसलिए भाजपा के तमाम नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से लेकर सबके सब एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं। अब गृहमंत्री ने मंदिरों और मठों को भी डराने का प्रयास किया है। सीधे सीधे उनका प्रयास यह है कि मंदिर और मठ वाले डर जाएं कि उनकी संपत्ति कांग्रेस लूट कर बांट देगी। मगर सवाल यह है कि क्या मंदिर और मठ वाले इतने बेवकूफ हैं, वो डर जाएंगे? जबकि उत्तराखंड में किसी बड़े मंदिर में सोने के पीतल हो जाने की खबर पिछले दिनों आपने सुनी होगी, और यह सब कुछ भाजपा सरकार के दौरान ही हुआ है, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इस तरह के तमाम आरोप सामने आते हैं। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने एक मसाल सॉन्ग में भवानी शब्द का प्रयोग कर दिया, तो इसे लेकर चुनाव आयोग जाग गया और उसने तुरंत नोटिस जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे ने ललकारा है, कहा है कि हम अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे, चुनाव आयोग को जो करना है करे, और हम पर कार्रवाई करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करें। जरा सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, वहां चुनाव आयोग सन्नाटा मारकर बैठा है और विरोधी दलों को भवानी शब्द गाने में इस्तेमाल करने की वजह से नोटिस जारी हो जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर बैन लगाएंगे, क्योंकि अब लोगों को चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। शायद इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मसले को लेकर आयोग को खोजेंगे तो साइन बोर्ड भी नहीं मिलेगा। कब से मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या आयोग ने नहीं सुना होगा? वैसे मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगा जाए, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जाए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया जाए, उनका नाम लेकर हिंदुओं को डराया जाए, भड़काया जाए, कांग्रेस को लेकर झूठे दावे किए जाएं, झूठा वादा किया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं और इन सब पर चुनाव आयोग कार्रवाई न कर सके, इसका जुगाड़ प्रधानमंत्री ने कथित रूप से पहले ही कर लिया है, अपने मन का चुनाव आयुक्त बनाकर। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने ही अधिकारियों को चुना है तो वो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? और उन लोगों पर तो पहले ही बीजेपी तथा सरकार के संबंधित कार्यों में सम्मिलित होने का आरोप लगा है, यानी जो भाजपा और प्रधानमंत्री के रहमो करम पर ही कुर्सी पर बैठाए गए हैं, वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? और चीफ जस्टिस की बेंच ने ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में फैसला दिया था कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और
चीफ जस्टिस मिलकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। सरकार ने उसको पलट दिया और ये फैसला देते समय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। तो अब चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, और जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व बनता है कि वो इसकी निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। इन्हीं चीजों की निगरानी करना तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग गर्मी के मौसम में ताड़ी पीकर सो गया है, उसी तरह से क्या सुप्रीम कोर्ट भी सोता रहेगा? महीनों पहले जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने पद की शपथ ली थी तो देश की जनता से वादा किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा बढ़ाऊंगा, अपने शब्दों से नहीं, यानी अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से। क्या यह सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में देश की जनता का भरोसा बढ़ाएं, अपने बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से? प्रधानमंत्री समेत भाजपा के तमाम नेताओं के झूठों और नफरती भाषणों पर रोक लगाएं, इन सभी को सजा दें और चुनाव आयोग को भी टाइट करें कि अपना काम कायदे से करिए, भेदभाव मत करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की इस मनमानी और शर्मनाक बातों पर चुप्पी साधे बैठा रहेगा और देश को नफरत की आग में डूबने देगा? उधर गुजरात में सूरत से कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और अधिकारियों की सांठगांठ से यह सब कुछ किया गया है। चुनाव में हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तिकड़म अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण लिखते हैं कि जैसा कि भाजपा को समझ में आ गया है कि 24 हार रही है, पहले राउंड के बाद ही पता चल गया, तो अब अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं और भाजपा चुनाव आयोग की मशीनरी का प्रयोग विपक्ष के नामांकन को रद्द करवाने में कर रही है। प्रधानमंत्री के इन भाषणों के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी लगते हैं कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की इस गलत बयानी पर दया आती है। खुलकर झूठ, खुलकर सांप्रदायिक उन्माद, ऐसा बोलकर मोदी जी देश की जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वो इस तरह की झूठी और भड़काऊ राजनीति में लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि ये बीजेपी की राजनीति है। पत्रकार कृष्णकांत पूछ रहे हैं कि कल तक गारंटी देते फिर रहे थे, आज हिंदू मुसलमान पर आ गए। गारंटियां का क्या हुआ? अपनी गारंटी पर खुद ही भरोसा नहीं। प्रिय चुनाव आयोग, आप घोषित ही कर दीजिए कि इस लोकतंत्र के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप जिस उन्मादी राजनीति के वफादार हैं उसका ऐलान करने में शर्म क्यों आ रही है? अपनी निर्लज्जता, अपनी कायरता और 140 करोड़ लोगों के प्रति अपने छल कपट पर गर्व कीजिए। शान से घोषित कीजिए कि आप एक व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं। देश की जनता को साफ साफ कह दीजिए कि तुम्हारा लोकतंत्र तुम ही संभालो, हम अपनी नौकरी और अपनी वफादारी संभालेंगे। भ्रम बनाकर क्यों रखना है? जनता सच्चाई जान चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि मोदी पूरी बेशर्मी से हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। हर भाषण में पिछले से ज्यादा सांप्रदायिकरण होता है। इसी हिंदू मुसलमान स्क्रिप्ट में मनमोहन सिंह का नाम भी आ गया। विपक्ष के नेता इस बार मोदी के ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस चाल में फंसेंगे। चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। फिर से कृष्णकांत लिखते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर नफरत का नंगा नाच करना ही पहले चरण का सबसे सटीक एग्जिट पोल है। आज एक पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि राजस्थान में आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत सकती है। चुनाव बदल गया है, पहले चरण में भाजपा साफ हो गई। बौखलाना स्वाभाविक है। देश की जनता को अब यह तय करना है कि उसे अपना लोकतंत्र और अपना देश प्यारा है या फिर एक विध्वंसक फिरका परस्त इंसान जिसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश बर्बाद करने में जरा भी संकोच नहीं होता। CPIM ने लिखा है कि सेम ऑन यू मिस्टर मोदी, आप सांप्रदायिक दंगाइयों की भाषा बोल रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं, एक धर्म को गाली दे रहे हैं। आपके शब्द आपकी हताशा को दिखा रहे हैं। अभी इस देश में चुनाव के दौरान जो कुछ हो रहा है इसे ही खुला खेल फरुखाबादी कहते हैं, खेल में ठकुराई कहते हैं। देखिए ना किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल भेज दिया गया।
लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारियां चलती रही, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया, कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया ताकि वो अपना पैसा प्रयोग न कर सके, चुनाव में प्रचार न कर सके, अपनी बातें आप तक न पहुंचा सके। तमाम स्वतंत्र पत्रकारों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ चैनलों को बंद कर दिया गया, कुछ को बंद करने का नोटिस दिया गया है यूट्यूब चैनलों को, कुछ चैनलों को डिमोनेटाइज कर दिया गया, यानी उनका खर्चा पानी रोक दिया गया। और ये सब कुछ आप जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, आपसे सच को छुपाने के लिए है, आपके दिमाग में झूठ ठूसने के लिए है। मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने सारे झूठे दावे कर रहे हैं, आप स्वयं उसे डाउनलोड करके पढ़िए ना, क्योंकि प्रधानमंत्री अब देश की जनता को मजबूर कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैनिफेस्टो पर हमने एक वीडियो ये वाला बनाया है, आधी बात इसमें है, दूसरा वीडियो कल आपको दे देंगे, उसे ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं, जिन बातों से आपको डरा रहे हैं, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सारी बातें हैं। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो यदि देश की जनता तक पहुंच गया तो कहानी बहुत तेजी से बदल जाएगी, और बदलती हुई दिख भी रही है। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकली हुई बौखलाहट ही है जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय